नमस्कार दोस्तों, सांख्यिकी के ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। इस ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे आंकड़ों का संग्रह, आंकड़ों का प्रस्तुतीकरण, आंकड़ों का आलेखीय निरूपण और केंद्रीय प्रवृत्ति के माप। आंकड़ों का संग्रह। सांख्यिकी में दो प्रकार के आंकड़े हैं, प्राथमिक आंकड़े और गौड़ आंकड़े। प्राथमिक आंकड़े स्वयं अन्वेषक ने अपने दिमाग में एक निश्चित उद्देश्य रखकर सूचनाओं को एकत्रित किया है। इस प्रकार एकत्रित किए गए आंकड़ों को प्राथमिक आंकड़े कहा जाता है। जहां किसी स्रोत से जिसमें सूचनाएं पहले से ही एकत्रित हैं आंकड़े प्राप्त किए गए हों, उन आंकड़ों को गौण आंकड़े कहते हैं। इस प्रकार के आंकड़ों का प्रयोग जिसे किसी और ने इन्हें अन्य संदर्भ में एकत्रित किया है, यह सुनिश्चित करने के बाद ही ये स्रोत विश्वसनीय है, काफ़ी सावधानी के साथ करने चाहिए। आंकड़ों का प्रस्तुतीकरण। जब आंकड़े किसी भी क्रम के बिना प्रस्तुत किए जाते हैं तो ये यथाप्राप्त आंकड़े कहलाते हैं। आंकड़ों को एकत्रित करने का काम समाप्त होने के उपरांत ही अन्वेषक को इन आंकड़ों के ऐसे रूप में प्रस्तुत करने की विधियों को ज्ञात करना होता है। जब आंकड़ों को किसी भी क्रम के बिना प्रस्तुत किया जाता है तो यह यथाप्राप्त आंकड़े कहलाते हैं। यदि हम 8 विद्यार्थियों द्वारा परीक्षा के अंकों को एकत्रित करते हैं और फिर आंकड़ों को 1, 4, 3, 5, 3, 4, 2, 4 के रूप में प्रस्तुत करते हैं, तब यह यथाप्राप्त आंकड़ा होगा। यदि प्राप्तांकों को आरोही या अवरोही क्रम में रखा जाए तो अधिकतम अंक और न्यूनतम अंक ज्ञात करने में काफ़ी समय लगेगा। अगर आंकड़ा छोटा है तो हम इसे आरोही या अवरोही क्रम में रख सकते हैं ताकि अधिकतम अंक और न्यूनतम अंक आंकड़े में जल्दी मिले। आंकड़ों को इस रूप में प्रस्तुत करने से आंकड़े सरल और छोटे रूप में हो जाते हैं और हम एक ही दृष्टि में उनके मुख्य लक्षणों को देख सकते हैं। इस प्रकार की सारणी को वर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी कहा जाता है। यदि छात्रा द्वारा अंक 1, 4, 3, 5, 3, 4, 2, 4 प्राप्त किए गए हैं तो आरोही या अवरोही क्रम में इसे वर्गीकृत आंकड़ा कहा जाएगा। अतः 1, 2, 3, 3, 4, 4, 4, 5 आरोही वर्गीकृत आंकड़ा है और 5, 4, 4, 4, 3, 3, 2, 1 अवरोही वर्गीकृत आंकड़ा है। जब आंकड़ा बड़ा होता है तब हम एक मान को बहुत बार प्रत्येक आंकड़े में ढूंढ सकते हैं और सारणीबद्ध रूप में परिणाम लिख सकते हैं। इसे अवर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी कहा जाता है। इस तरह तालिका का आकार अंतराल के आकार पर निर्भर करता है। मानिए कि आंकड़ा 1, 4, 3, 5, 3, 4, 2, 4, 4, 3, 1, 2, 4, 3, 1, 4 है। बारंबारता सारणी में हमने अंकों को और उनकी बारंबारता को दर्शाया है। बारंबारता बंटन सारणी। अंक निरंतर अंतराल पर वर्गीकृत किया गया है और तालिका यह निर्दिष्ट करता है कि एक अंतराल के अंतर्गत कितने अंक हैं। जैसे कि यहाँ आंकड़े दिए गए हैं और सारणी में यहाँ आंकड़ों के अंतराल और बारंबारता को दिखाया गया है। आंकड़ों का आलेखीय निरूपण। आइए अब हम आंकड़ों के अन्य निरूपण अर्थात आलेखीय निरूपण की ओर अपना ध्यान केंद्रित करें। इस अनुच्छेद में हम निम्नलिखित आलेखीय निरूपणों का अध्ययन करेंगे। यहाँ हम कुछ और अधिक औपचारिक दृष्टिकोण पर चर्चा करेंगे। आपको याद होगा कि दंड आलेख आंकड़ों का एक चित्रीय निरूपण होता है जिसमें प्राय एक कक्ष, मान लीजिए x कक्ष पर एक चार को प्रकट करने वाले एक समान चौड़ाई के दंड खींचे जाते हैं जिनके बीच बराबर दूरियां होती हैं। आयत चित्र संतत वर्ग अंतरालों के लिए प्रयुक्त दंड आलेख की भांति निरूपण का एक रूप है। इसमें दंडों के क्रम महत्वपूर्ण नहीं है। प्रत्येक दंड की ऊंचाई अंकों की संख्या है जो कि चर के मानों पर निर्भर करती है। यह दंड चार्ट विभिन्न फलों की आंकड़ों को दर्शाता है, अतः ध्यान दें कि दंड के क्रम महत्वपूर्ण नहीं है। क्रमागत आयतों के बीच कोई रिक्त स्थान नहीं है, इसीलिए परिणामी आलेख एक ठोस आकृति के समान दिखाई पड़ेगा। इस आलेख को आयत चित्र कहा जाता है क्योंकि सभी आयतों की चौड़ाइयाँ समान है, इसीलिए आयतों की लंबाइयाँ बारंबारताओं के समान होती है। यह संतत वर्ग अंतरालों के लिए प्रयुक्त दंड आलेख की भांति निरूपण का एक रूप है। प्रत्येक बार का क्षेत्रफल इसी अंतराल में मानों के सापेक्ष संख्या को दर्शाता है। बारंबारता बहुभुज।
मात्रात्मक आंकड़ों और उनकी बारंबारताओं को निरूपित करने की एक अन्य विधि बहुभुज भी है। इसका प्रयोग तब किया जाता है जब आंकड़ा सतत और बहुत बड़ा हो। वर्ग के चिन्हों का उपयोग बारंबारता बहुभुज में तैयार करके किया जाता है। आवृत्ति बहुभुज का क्षेत्र सामान्यतः इसी बारंबारता बहुभुज के रूप में होता है। केंद्रीय प्रवृत्ति के माप। हमने बारंबारता बंटन सारणियों, दंड आलेखों और बारंबारता बहुभुजों की सहायता से आंकड़ों को विभिन्न रूपों में प्रस्तुत किया है। केंद्रीय प्रवृत्ति के मापों या औसतों की सहायता से ऐसा किया जा सकता है। कभी कभी यह सिर्फ एक मूल्य का उपयोग करके आंकड़े का वर्णन करने में सक्षम होता है। आंकड़े में सबसे छोटा और सबसे बड़ा मूल्य पता लगाना आसान है, लेकिन अगर हम केंद्रीय मूल्य पता लगाते हैं तो इसके विभिन्न तरीके हैं, जिन्हें केंद्रीय प्रवृत्ति के माप कहा जाता है। प्रेक्षणों के सभी मानों के योग को प्रेक्षणों की कुल संख्या से भाग देने पर माध्य प्राप्त होता है। माना कि आंकड़ा 1, 4, 3, 5, 3, 4, 2, 4 हैं और इनको जोड़ने पर हमें 27 प्राप्त होता है। हम जानते हैं कि यहाँ कुल 8 संख्या है, अतः माध्य निकालने के लिए हमें आंकड़ों के योग में आंकड़ों के कुल संख्या का भाग देना होगा। अतः हमें माध्य 3.25 प्राप्त होता है। माध्यक दिए प्रेक्षणों में वह मान होता है जो इसे ठीक ठीक 2 भागों में विभक्त कर देता है। अतः जब आंकड़ों को आरोही या अवरोही क्रम में लिखते हैं तब अवर्गीकृत आंकड़ों के माध्यम का परिकलन किया जाता है। माना कि आंकड़े 1, 4, 3, 5, 3, 4, 2, 4 हैं, अतः इन्हें आरोही क्रम में लिखते हैं 1, 2, 3, 3, 4, 4, 4, 5। जैसे कि हम देख सकते हैं कि यहाँ 3 और 4 माध्यम मूल्य है और इसका माध्य हमें 3.5 प्राप्त होता है। माध्यम मूल्य 3 और 4 हैं, अतः इसका माध्यक बराबर 3.5 है। बहुलक सबसे अधिक बार आने वाला प्रेक्षणों का मान होता है। माना कि आंकड़ा 1, 4, 3, 5, 3, 4, 2, 4, 4, 3, 1, 2, 4, 3, 1, 4 है। अतः हम यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ 4 सबसे अधिक बार है, अतः इसका बहुलक 4 है। यहाँ आपके लिए कुछ प्रश्न दिए गए हैं। कृपया विषय वस्तु को दोबारा पढ़ें और स्वयं हल करें। यह प्रोजेक्ट भारत सरकार के MHRD के ICT के माध्यम से राष्ट्रीय साक्षरता मिशन द्वारा समर्थित है। अधिक जानकारी के लिए कृपया इस ईमेल एड्रेस पर संपर्क करें। हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद।